नमस्कार बाबू। कैसे हैं आप सब। मैं अमरजीत सर रघुनाथपुर। ये जो भी क्लास आपके बीच में दे रहा हूँ रिकॉर्डेड क्लास है। इसका रिकॉर्ड होने का कारण एक ही है कि समय थोड़ा सा कम मिलने के चलते मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है। नहीं तो बहुत पहले हम लोग लाइव क्लास अधिकतर दिनों तक देता रहा और दिया भी है। फिर जैसे हमारे पास टाइम समय मिलेगा आपके बीच लाइव में ही डायरेक्ट पढ़ाऊँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके बीच समय निकालूँ। फिर भी लाइव क्लास में और रिकॉर्डेड क्लास में कोई अंतर नहीं पड़ेगा आपके बीच। जो भी बात लाइव में पढ़ाऊँगा वही बात रिकॉर्डेड क्लास में ही पढ़ाऊँगा। कहीं भी आपको लेकिन परंतु दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कमेंट के द्वारा मैं जवाब दे सकता हूँ। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, अगर ये क्लास अच्छी लगी तो ज़रूर आप एक दूसरे को शेयर कीजिए और एक दूसरे को ये बताइए कि जो भी मैं क्लास दे रहा हूँ एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक, एक एक लाइन, एक एक चीज़ को मैं आपके बीच हल करके ही दूंगा। तो इस तरह से आपके जो एनसीईआरटी बुक है मैथमेटिक्स का, उसी बुक का मैं एनालिसिस करता हूँ। खासकर पहले हमारा यह बुक है जिस बुक को मैं अध्ययन करना चाहूँगा। यदि पूरे बुक का अध्ययन कर लेते हैं आप एनसीईआरटी बुक का, तो इसके बाद कोई भी प्रश्न आपके टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा, किताब के अंदर से आएगा। थोड़ी सी कष्ट होती है कि बुक उतना आसान नहीं होता है, एक एक क्वेश्चन को हल करना बहुत डीप बात होती है। नियम के तहत अगर हम चलेंगे तो बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो ये मैं चाहूँगा कि आप अच्छे से इसको समझिए। आज मैं आपके बीच क्वेश्चन को हल करूँगा। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पीछे क्लास में दे दिए हैं। आज हमारे बीच क्वेश्चन है, इसके पीछे वाला क्लास में यहाँ तक आपके बीच ए और बी का मान मैंने बताया था, जिसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त है। अब आज क्वेश्चन ये दूंगा, क्वेश्चन सेम है, केवल तरीका चेंज है और कहने का तरीका चेंज है। इसमें लिखा गया है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यही है कि इसमें के का मान बताना है कि के का कौन सा ऐसा मान निकाले जिसके लिए ये समीकरण जो है कोई हल न बना पाए। मतलब के का वैल्यू निकाल देना है जिससे वो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। वह के का मान क्या है? सीधी बात है, के के मान मुझे बताना है कि के का मान वह कौन सा है जिसके लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। इसके पहले पढ़े थे अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए, अब यहाँ पे आ गया कि कोई हल नहीं होने के लिए आप के का वैल्यू बताइए। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये समीकरण बना है, हम इसको रैखिक युग्म के व्यापक रूप समीकरण में इसको बनाएंगे। इसके बाद a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। इसके बाद हम आगे चलेंगे प्रोसेस पे। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम लोग समीकरण को रैखिक युग्म बनाएंगे। 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। इसके बाद हो जाएगा 2k माइनस 1 एक्स प्लस के माइनस 1 वाई माइनस 2k प्लस 1 बराबर 0। यह समीकरण आपका दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के रूप में आ गया। व्यापक रूप में इस तरह से होता है। अब यहां से हम a1 b1 और c1 a2 b2 c2 को मान प्राप्त करेंगे। यहां a1 बराबर x का गुणांक होता है 3 हो जाएगा, b1 बराबर y का गुणांक 1 है 1 हो जाएगा और c1 बराबर आपके बीच माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद a2 बराबर आपके बीच हो जाएगा x का गुणांक 2k माइनस 1 और b1 b2 का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा k माइनस 1 और c2 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपके बीच माइनस 2k प्लस 1। इस प्रकार से हमारे बीच ये मान प्राप्त हो गया a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान। अब हम लोग का नियम है कि कोई हल नहीं होने के लिए शर्त क्या होता है। कोई हल नहीं होने के लिए शर्त आपको मालूम होना चाहिए कि कोई हल नहीं होने के लिए शर्त क्या होता है। इसका शर्त होता है समीकरण
समीकरण का कोई हल नहीं होने का शर्त। तो शर्त क्या होता है? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नॉट C1 बटा C2। ये शर्त होता है कोई हल नहीं का। यदि ये दोनों बराबर हो, ये बराबर नहीं हो, यदि ये दोनों बराबर हो, ये बराबर नहीं हो, तो ये हो जाएगा क्या चीज? कोई हल नहीं। अब यहाँ पर मान लगाइए। A1 का मान आपके बीच क्या है? 3 है। A2 का मान क्या है? 2k माइनस 1 है, बराबर B1 का मान क्या है? 1 है, और B2 का मान आपके बीच है k माइनस 1। C1 का मान जो है आपके बीच क्या है? माइनस 1 है, और C2 का मान माइनस 2k प्लस 1 है। ये तो हमारा मान हो गया। हमने जो प्रोसेस है उस पर मैंने लगा दिया। अब मैं समीकरण को हल करूंगा, पहला और दूसरा, मतलब इससे इसको तुलना करूंगा, इससे इसको तुलना करूंगा, 2 समीकरण बनेगा, और 2 समीकरण बनने के बाद हम इस चीज को हल कर पर प्राप्त करेंगे कि वो k का मान कौन सा होगा। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे? इससे तुलना करते हैं। अब 3 बटा 2k माइनस 1 बराबर 1 बटा k माइनस 1। इसको क्रॉस गुना कीजिए तो हो जाएगा 3k माइनस 3 2k माइनस 1। सजातीय के पास लेकर आइए, 3k माइनस 2k हो जाएगा माइनस 1 और प्लस 3। यहाँ पर हो जाएगा k बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1, इसलिए k बराबर 2। तो यहाँ पर आपके बीच 2 एक ऐसा मान प्राप्त हुआ, k का मान 2 आया। k का मान 2 आएगा। जब हम k के स्थान पर 2 का मान रखूंगा तो यह समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होने के लिए शर्त क्या हुआ कि k का वैल्यू बताना है कि k का मान कौन सा था। तो यहाँ पे जो k का मान आपके बीच प्राप्त हुआ वो k का मान 2 होगा। अगर k का स्थान पर हम 2 रखेंगे तो यह समीकरण का कोई हल नहीं प्राप्त होगा। इसको चेक किया भी जा सकता है, k का स्थान पर रखिएगा तो इसी तरह से मान बराबर नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर k का मान लगेगा तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी का 4 में से घटेगा 3 बटा 3 हो जाएगा। यहाँ 2 में से 1 घटेगा तो 1 बटा 1 हो जाएगा। यहाँ पे मान लगाएगा तो 2 दूनी का 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। 5 माइनस हो जाता 1 बटा माइनस 5। तो इस प्रकार से ये आपका k का मान 2 निकालने पर 2 ऐसा मान निकला k का वैल्यू कि यह समीकरण में रखा जाए k के स्थान पर तो इसका कोई हल नहीं प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आपके बीच हो गया। अतः पूछ रहा कि k का मान बताइए, तो k का मान क्या हो जाएगा? k बराबर 2। k बराबर 2 एक ऐसा मान है जिसके लिए यह समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ये आपके बीच क्वेश्चन नंबर, हमारे बीच क्वेश्चन बनाइए। दूसरा नंबर, दूसरा का दूसरा हल हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के बीच है, तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा जो आपके बुक में दिया हुआ है। ये देख सकते हैं कि ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके बीच में दिया हुआ है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन इसी तरह से है। इसमें लिखा गया है कि एक बार प्रतिस्थापन विधि से और एक बार वज्र गुणन विधि से हल कीजिए और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो विधि हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ के लिए वज्र गुणन विधि आसान होता है, और जब प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि की बात किया जाए तो उसमें विलोपन विधि आसान होता है। जैसा कि आप बहुत सारे चैप्टर में पढ़ा कर मैं आया हूँ कि प्रतिस्थापन विधि थोड़ा सा लंबा हो जाता है और विलोपन विधि छोटा हो जाता है, लेकिन उससे छोटा होता है यहाँ पे वज्र गुणन विधि। तो आइए हम लोग तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न को देखते हैं कि किस प्रोसेस पे है और कैसे हम लोग के बीच यह हल हो पाएगा और कैसे हम लोग इस चीज को समझ पाएंगे। प्रश्न सेम है, प्रश्न का तौर तरीका सेम है। रैखिक समीकरण के युग्म प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए और ये बताइए कि किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि किस विधि को आप अच्छा मानते हैं। तो देखिए अच्छा मानने की जो बात है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, अगर प्रतिस्थापन विधि पर अगर हम पढ़ाई किए हैं तो प्रतिस्थापन विधि
एक हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़े हैं विलोपन, विलोपन विधि पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े हैं वज्र गुणन, वज्र गुणन, वज्र गुणन विधि पढ़ रहे हैं। तो इसमें अगर बात कीजिएगा तो देखिए सबसे पहले ये शुरुआत में जो पढ़े थे प्रतिस्थापन विधि, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, ये लंबा होता है। इससे आसान होता है ये वाला, और इससे आसान होगा ये वज्र गुणन, और आसान हो जाता है। वज्र में बहुत कम पढ़ना पड़ता है, वज्र में केवल मान लगा दीजिए और आंसर प्राप्त। लेकिन विलोपन में इधर उधर बराबर करना अन्य चीज होते हैं। तो ये 3 गो विधियां हम लोग सीखे हैं जिसमें आप विलोपन और प्रतिस्थापन पढ़ चुके हैं, लेकिन वज्र पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि प्रतिस्थापन से हल कीजिए और वज्र से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि यहाँ पर मैं हल नहीं करूंगा, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि मैं हल कर चुका हूँ। ऐसे अगर चाहेंगे तो इसको भी हल कर सकते हो, प्रतिस्थापन पर और विलोपन पे भी। तो आइए प्रतिस्थापन पे मैं हल कर देता हूँ और विलोपन भी कर देता हूँ। इसके बाद वज्र पे करूंगा, और तब दोनों में कंपैरिजन कीजिएगा कि कौन सा अच्छा लगा। तो इस तरह से हम लोग प्रोसेस पे काम करते हैं। जो भी क्वेश्चन है जिस तरह से बोला जाएगा उस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं इस चीज को क्या करूंगा, प्रतिस्थापन विधि से हल करता हूं। ठीक है, पहले हल हम लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण लीजिए 8x प्लस 5y बराबर 9। समीकरण इसको 1 कर दीजिए। इसके बाद है 3x प्लस 2y बराबर 4। आगे बढ़ाइए इसको, 3x बराबर 4 माइनस 2y, इसलिए x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2y बाई 3। समझते होंगे कि क्या हुआ, यहां पर हो जाएगा 4 माइनस 2y बचा 3, यह हो जाएगा समीकरण 2। प्रतिस्थापन का रूप होता है कि एक पद से x का एक चर का मान प्राप्त करके पहला समीकरण में या दूसरा समीकरण में रखिए, जो मान आएगा वो आपके आंसर होगा। फिर पहला का मान दूसरा में रखिए, मान आएगा जो आंसर होगा। तो इस प्रकार से ये प्रतिस्थापन विधि सरल हो रहा। अब क्या करेंगे, प्रश्न से समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 आपके बीच कितना है, 8x प्लस 5y बराबर 9। अब इसमें मान रखाएगा, इसमें मान रखेंगे 8 गुने 4 माइनस 2y बटा 3, ठीक है, प्लस 5y बराबर 9। आगे इसको बढ़ाइए, गुना करना पड़ेगा यहाँ पर। गुना करेंगे तो क्या हो जाए, 8 चौका 32 माइनस 8 दूनी का 16y बटा 3 प्लस 5y बराबर 9। एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालेगा 3 हो जाएगा 32 माइनस 16y प्लस 15y बराबर हो जाएगा 9। इसके बाद क्रॉस करेंगे 32 16, यह देखते हैं 16y माइनस में 15 प्लस में है, तो ये हो जाएगा 32 माइनस y बराबर नतिया 27। अब क्या करेंगे, y को उधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 32 माइनस 27 बराबर y। तो आप समझते हैं 12 5 7, इसलिए y बराबर हो जाएगा 5। तो ये आपके बीच y का वैल्यू निकाल दिया हम प्रतिस्थापन विधि से। अब इसको क्या करेंगे, y का वैल्यू जो निकल गया समीकरण 2 में रखूंगा तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो ये प्रतिस्थापन विधि हुआ, और इसके बाद वज्र गुणन विधि बनाऊंगा। तो इस प्रकार से y का वैल्यू 5 आ गया। अब यहां पे भी कर सकता हूं इसमें काम, पुनः समीकरण 2 में y का मान रखने पर
x बराबर है मान 4 माइनस 2i बटा 3 बराबर 4 माइनस 2 गुने 5 बटा 3 बराबर हो जाएगा 4 माइनस 10 बटा 3 माइनस 6 बटा 3, 3 दूनी 6 बराबर माइनस 2। तो इस प्रकार से आपके बीच दो आंसर हो गया, x का मान -2 आ गया और y का मान 5 आ गया। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो विधियां मैं बना रहा ये प्रतिस्थापन विधि हुआ। जैसा कि प्रश्न में बोला गया है कि पहले प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो सबसे पहले मैं प्रतिस्थापन विधि बनाया। अब इसके बाद मैं बनाऊंगा वज्र गुणन विधि। तो सबसे पहला मैं प्रतिस्थापन बनाया, अब वज्र बनाऊंगा। इस दोनों में आपको देखना है कि कौन सा आसान है और कौन सा तरीका सही है। तो यहाँ पर आंसर आपके बीच क्या आ गया, x बराबर आपके बीच 2 मान आ गया, x बराबर आ गया आपके बीच -2 और y बराबर आ गया 5। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर बना, -2 और 5। इसको अतः पे ले लीजिएगा आंसर, अतः पे आंसर आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन वज्र गुणन विधि से प्राप्त हुआ और वज्र गुणन विधि से हम लोग हल किए। लेकिन अब हम लोग इसको जो बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि नहीं बना करके, बल्कि हम लोग बनाएंगे वज्र गुणन विधि। प्रतिस्थापन विधि से मैं हल कर दिया, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि पहले इसको सिखाया गया है, इसलिए मैं बनाना नहीं चाह रहा था। फिर भी मैं कोशिश किया कि आपको बीच बना दूं और आप एकदम सरल भाषा में, आपके सरल शैली में लिखा गया है। एक एक लाइन को स्टेप तोड़ कर देखे हैं, आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन को कैसे प्रतिस्थापन विधि होता है। अब मैं काम करूंगा इसी प्रश्न पर मैं काम करूंगा वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। तो आइए हम लोग वज्र गुणन विधि को देखते हैं कि वज्र गुणन विधि कैसे काम करता है, किस तरह से वो बनेगा हमारे बीच। वज्र गुणन विधि क्वेश्चन आपके बीच है, क्वेश्चन आपके बीच है, किताब में भी है, क्योंकि क्वेश्चन तो पीछे चला गया, हमको देखना पड़ेगा प्रश्न को। तो यह है आपके बीच 8x प्लस 5y बराबर 9 है, ठीक है समीकरण। इसके बाद में है 3x प्लस 2y बराबर 4। अब हम लोग वज्र गुणन विधि पर हल करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, अथवा इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 8x अर्थात ले लीजिए अर्थात 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब यहां से आप प्राप्त कर लीजिए, किसका मान प्राप्त कीजिएगा, a1 का मान प्राप्त कीजिए। a1 बराबर हो जाएगा 8, b1 बराबर हो जाएगा 5 और c1 बराबर हो जाएगा -9, a2 बराबर हो जाएगा 3, b2 बराबर हो जाएगा 2 और c2 बराबर हो जाएगा -4। ये मान हो गया। अब हमें हल करना है डायरेक्ट। तो x वैल्यू प्रश्न से आइए, प्रश्न से x बराबर आपको मैं फॉर्मूला बताया था इसका वज्र गुणन विधि का कि BC 1221 B1 BC माइनस BC होता है, BC B1 1221 B1 C2 माइनस B2 C1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। इस पर मान रखना होगा BC माइनस बटा AB 1221 का फॉर्मूला होता है। अब ध्यान दीजिएगा B1 का मान और C2 का मान, B1 का मान आपके बीच 5 है और C2 का मान -4 है। तो क्या हो जाएगा, -5 गुने -4, एक बार समझने के लिए लिखा जा रहा, माइनस B2 का मान 2 है और C1 का मान 9 है। तो ये हो जाएगा 2 गुने -9 बटा A1 B2, A1 का मान है 8 और B2 का मान है 2, तो 8 गुने 2 माइनस A2 B1, A2 का मान 3 और B2 का मान 5, तो 3 गुने हो जाएगा 5 बराबर आइए
तो क्या हो जाएगा, माइनस 5 का 20 हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा 9 दूनी 18, बाई हो जाएगा 16 माइनस 15 बराबर आप निकालिएगा तो आगे क्या हो जाएगा, -2/1 बराबर -2। इस प्रकार से आप वज्र गुणन विधि से x का मान निकालिए। तो ये चीज आपके बीच -2 आ गया, ये x का वैल्यू आ गया। अब हम लोग इससे काम करेंगे कि y का वैल्यू निकालेंगे। तो y का वैल्यू जो निकालेंगे वो हम लोग को हो जाएगा CA 1221, इसके बाद में C2A1 1221 का फार्मूला हो गया A1 B2 माइनस A2 B1। अब यहाँ देखिए C1 का मान आपके बीच उपलब्ध है -9 और A2 का मान है 3, तो हो जाएगा -9 कोष्ठ में गुना हो जाएगा 3 माइनस C2 का मान है आपके बीच -4 और A1 का मान है 8। आगे यहाँ पर हो जाएगा A1 B1, तो ये हो जाएगा आपके बीच जो है नीचे वाला जैस के तस मान होगा 3 गुने 5, तो ये हो जाएगा -27 और प्लस हो जाएगा 32 बटा में हो जाएगा 16 माइनस 15, तो बराबर हो जाएगा 5/1 बराबर 5। इस प्रकार से ये प्रश्न का आंसर आपके बीच जो बना, x का वैल्यू आपके बीच कितना आया आप समझ पाएंगे। अतः x बराबर आ गया -2 और y बराबर आ गया 5, यह आपके बीच आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ये आपको देखने से समझ में आ रहा कि वज्र गुणन अधिक उपयुक्त है। तो वज्र गुणन अधिक उपयुक्त है, केवल कि फॉर्मूला अगर मालूम है तो बहुत आसान है, बहुत इजी है। ये जो गुना कैलकुलेशन एक ही बार मैं लिख देता ये लाइन तो आपके लिए आसान हो जाता है, लेकिन प्रतिस्थापन थोड़ा सा लंबा हो गया। तो सबसे आसान कौन हुआ इसमें, इसमें सबसे आसान कौन सा हुआ, इसमें क्या बोला जाएगा, इसमें बोल दिया जाएगा कि प्रतिस्थापन पूछ रहा है कि कौन सा उपयुक्त है। तो यहां पर लिख दिया जाएगा वज्र गुणन विधि उपयुक्त है। मतलब ये मेरे शैली में उपयुक्त माना जाएगा। अब आपके शैली में जैसा भी हो वज्र गुणन विधि उपयुक्त माना जाएगा, इसलिए कि इसमें कहीं डायरेक्ट आपके मान को रखना है और एक कैलकुलेशन गुना है, डिवाइड करना है, ना कि x का वैल्यू निकालना है और ना मान समीकरण में रखना है। डायरेक्ट x बराबर डायरेक्ट y बराबर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आपके बीच ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग कुछ चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग के बीच है वो क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखना है, क्या लिखा गया है। लंबी समस्याएं हैं इसका, क्वेश्चन में तो लंबी प्रोसेस है लिखा हुआ, पूरे 1 2 3 4 5 लाइन का क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ क्या दिया है, निम्न समस्याओं रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व हो तो बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसमें एगो आपको शर्त दिया गया है कि कह रहा है कि जो समस्या दिया गया है उसको समीकरण युग्म बनाइए और उसका अस्तित्व है तो बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। बीजगणितीय विधि के मतलब 3 बीजगणितीय विधि होता है आपके बीच, ऐसे होता 6 है लेकिन 3 विधि आपको पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। इस तीनों विधि में कोई विधि से इसका मान निकालना है, लेकिन पहले इसको हमको समीकरण युग्म में बनाना होगा। तो आइए इसको सबसे पहले हम लोग समीकरण युग्म में हल करते हैं बना करके, इसके बाद आगे इसको ले चलेंगे। लिखा गया एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है, शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी 1 को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय इसमें बताना है कि नियत व्यय क्या है और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका कहना क्वेश्चन का है यही कि एक छात्रावास है, छात्रावास के मतलब होता है जहाँ छात्र लोग रहते हैं। तो 1 भाग नियत है, नियत के मतलब कि उतना पैसा आपको लगेगा, इसके बाद जितना दिन भोजन करते हैं वो अलग है। तो यहाँ पे बताना है कि नियत कितना राशि लगता है, छात्रावास में आ गए तो नियत भाड़ा आपको लग जाएगा और जितना दिन खाना खाइएगा उसका अलग लगेगा। तो यही बताना है कि नियत व्यय छात्रावास के कितना है
और भोजन का प्रतिदिन के व्यय कितना है। तो मुझे नहीं मालूम है कि नियत कितना होगा, क्या होगा, कैसे होगा। मैं मानूंगा इसके बाद ही बनेगा, समीकरण पहले बनाऊंगा इसके बाद। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के ऊपर समझने हैं, नहीं मालूम है नियत व्यय मानता हूं, माना कि नियत व्यय माना कि नियत व्यय व्यय बराबर 100 रुपया तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर वाई रुपया। इसका कहने का मतलब हो गया कि नियत किराया मतलब नियत व्यय हो गया 100 रुपया और प्रतिदिन भोजन का मूल्य वाई रुपया हो गया। तो सबसे पहले समझिएगा कि यहाँ पर लिखा गया कितने दिन भोजन किया, जबकि एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है। तो 20 दिन भोजन करता है तो 20 दिन का भोजन का क्या हो जाएगा, 20 वाई रुपया हो जाएगा। और नियत भाड़ा 100 हो गया, टोटल जोड़कर कितना देना पड़ा उसको, 1000 रुपया देना पड़ा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 20y बराबर 1000 रुपया हो गया। 20y से इसलिए गुना किया गया कि एक दिन का भोजन का वाई रुपया माना गया है, 20 दिन खाना खाया है तो कुल रुपया हो जाएगा 20y और x भाग नियत है और टोटल जोड़ने के बाद 1000 के बराबर हुआ। यह हमारे बीच हो गया समीकरण 1। इसके बाद क्या है, फिर 1180 रुपया है। बी विद्यार्थी 26 दिन भोजन करता है तो यह हो जाएगा x प्लस 26y बराबर 1180। समीकरण आपके बीच हो जाएगा 2। अब आपसे ये प्रश्न में बोला गया है कि कोई भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं यदि इसका अस्तित्व है तो समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया, समीकरण युग्म बन गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको विलोपन विधि से हल करूंगा क्योंकि एक्स वैल्यू दोनों में मिल रहा है। तो अब डालूंगा प्रश्न से समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो 1 क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 26y बराबर 1180 माइनस 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 ये क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस 6y माइनस हो जाएगा 180। तो यहाँ पर आप आइए तो क्या हो जाएगा, माइनस ले माइनस को क्रॉस कर दीजिए और 6 से 3 बार में क्रॉस हो जाएगा तो ये हो जाएगा y बराबर 3 मतलब 30 हो जाएगा। 36 18 30 बार में कटेगा तो y बराबर कितना होगा 30। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर 1 है x प्लस 20y बराबर 1000, मान लगाइए x प्लस 20 गुने 30 बराबर 1000 या x बराबर हो जाएगा 600 बराबर 1000 हो जाएगा, x बराबर 1000 माइनस 600 बराबर हो जाएगा 400, इसलिए x बराबर हो जाएगा 400। तो इस प्रकार से x का वैल्यू आपके बीच कितना आ गया, x बराबर आ गया आपके 400। तो यहाँ पर x का वैल्यू 400 आ गया और y का वैल्यू 30 आ गया। तो आप समझ पाए कि आपका नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा दोनों निकल गया। ठीक है, अतः ले सकते हैं, अतः नियत व्यय बराबर 400 रुपया
और प्रतिदिन भोजन का व्यय या प्रतिदिन भोजन का मूल्य, भोजन का मूल्य बराबर 30 रुपया। यही आपके बीच प्रश्न का आंसर हुआ। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमने किस विधि से बनाया है, तो ये विलोपन विधि से आपके बीच हल किए हैं। पहले हमको समीकरण बनाना पड़ा क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा गया है समीकरण युग्म बनाइए। इसके बाद लिखा गया है कि अस्तित्व हो तो कोई बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। कोई लगाया गया है यहाँ पर, अस्तित्व हो तो कोई विधि लगा करके इसको हल करना है। तो मैंने इसको बनाया किस विधि से है, तो ये विधि आपका है विलोपन विधि। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर प्रश्न का जो हल हुआ वो हुआ 4 का 1 नंबर क्वेश्चन आपके बीच हल हुआ। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। एक भिन्न का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भिन्न का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं हम लोग। इसमें भी सेम वही काम है, अस्तित्व है तो हल करना है, अस्तित्व है तो समीकरण बनाना है और बनाने के बाद कोई भी विधि का हल कीजिए बीजगणित लगा करके। ऐसा क्वेश्चन आपको बीच में पीछे मिला हुआ था, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं मिला था, भिन्न वाला क्वेश्चन पीछे क्लास में बताया गया था। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग। लिखा गया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और हर में 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर सही ढंग से बनाएंगे समझने के लिए तो उसको प्रोसेस पे बनाना पड़ेगा। पहले तो मानेंगे भिन्न, सिंपल तरीका से पहले इसको मानिए। माना कि भिन्न का अंश बराबर, पहले अंश को बता रहे हैं कि अंश कितना होगा। माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। भिन्न का अंश मान लिए है x और हर मान लिए y, तो भिन्न कितना होगा, भिन्न बराबर आपके बीच हो जाएगा x बटा y। ये भिन्न हो गया क्योंकि भिन्न जो होता है अंश बटा हर में होता है, तो अंश का मान x हो गया, हर का मान y हो गया। अब हमको काम करना है जो क्वेश्चन कहता है उसके अनुसार से। प्रश्न से लिखा गया है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो अंश से 1 घटाया जाता है मतलब घटाया जाता है, तो अंश में से 1 घटा दिए और हर जस के तस है, तो भिन्न कितना हो जाता है 1/3। यह हमारा समीकरण हुआ। इस समीकरण को आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा क्या, एक स्टेप 3 से गुना करेंगे ऊपर में तो हो जाएगा 3x - 3 बराबर y। इसलिए 3x - y बराबर 3 समीकरण आपके बीच हो गया 1। पहला समीकरण प्राप्त किया पहला कथन से। फिर लिखा है कुआ भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब हर में 8 जोड़ने की बात है, x इसी तरह से रहेगा, हर में आपने 8 जोड़ दीजिए तो भिन्न हो जाता है 1/4। इसको भी क्रॉस गुना कर लीजिए, यहाँ पर पुनः स्टेप लीजिएगा, पुनः दिया गया है तो हो जाएगा 4x बराबर y प्लस 8। आगे आइए इसलिए पे 4x - y बराबर 8 समीकरण 2। जब इतना आ गया तभी हमको समीकरण को हल करना है। तो देखते हैं कि y का मान इसमें और उसमें बराबर है, तो यदि चिन्ह समान है तो घटाने पर कटेगा। तो क्या करेंगे, अब विलोपन विधि से हल होगा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर 3x - y बराबर 3, 4x - y बराबर 8, माइनस प्लस माइनस ये क्रॉस हो जाएगा, -x हो जाएगा, -5 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, x बराबर हो जाएगा
5। अभी आपके बीच x का वैल्यू निकल गया। अब इसके बीच हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान रखेंगे x का, इसके बाद हम लोग y का वैल्यू प्राप्त करेंगे। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x आपके बीच क्या है, समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर कितना है, समीकरण में देखना पड़ेगा। इसमें समीकरण कितना हम लोग के बीच आया है, 3 है। 3x माइनस वाई बराबर 3, मान कितना आया है, 5 आया है। 3 गुने 5 माइनस वाई बराबर 3, 15 माइनस 3 बराबर वाई, इसलिए वाई बराबर 12। अब आपके बीच भिन्न आ गया, भिन्न का मान आ गया, भिन्न बता सकते हैं। अतः भिन्न बराबर x बटा वाई, x का मान आपके बीच 5 आया है और y का मान 12 आया है। ये आपके बीच प्रश्न का आंसर हो गया। इस प्रकार से ये भिन्न का क्वेश्चन हम विलोपन विधि से बनाए हैं। विलोपन विधि है, इसको हम लोग विलोपन विधि बोलते हैं, विलोपन विधि। ये विलोपन विधि से हल किया गया है, क्योंकि ये बीजगणित का एक विधि होता है। इस प्रकार से आपके बीच क्वेश्चन नंबर ये 2 समाप्त हुआ। अभी आपके बीच इसमें 3 क्वेश्चन और बचा है। 3 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर, आगे चैप्टर जो स्टार्टिंग होगा वो अलग तरीका है, अलग स्टेप से हम लोग को पढ़ना होगा, अलग ढंग से पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।